हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में लेके आया हूं आप लोगों के लिए कोर्ट लेविन का सिद्धांत। इससे पहले एक बात है जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को कि जो गैने का सिद्धांत था जिसमें उन्होंने सोपानकी की बात की थी, सोपानकी के 8 स्टेज की बात की थी, उसको मैंने कहा था कि शॉर्ट ट्रिक तैयार रखना। इस वीडियो में मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो चीज आपके एग्जाम में आती है, उसके सीक्वेंस पूछ लेता है सीटेट में, तो गलतियां हो जाती हैं। और दूसरी चीज है कि अब मेरे साथ और भी लोग आ रहे हैं चैनल पे पढ़ाने के लिए, जैसे हिंदी है, संस्कृत है और ज्योग्राफी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो धीरे धीरे एक टीम की तरह काम चलेगा और आपको हर सब्जेक्ट यहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किया करिए, जिससे ये काफी लोगों को इससे मदद मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कुर्ट लेविन ने। कुर्ट लेविन, देखिए कहीं कहीं इनका नाम है ना कर्ट लेविन है। कुर्ट लेविन कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं कर्ट लेविन, इतना आप समझ जाएंगे। ये इन्हें कहा जाता है जर्मन अमेरिकन। ठीक है। जो इनकी पैदाइश थी वो जर्मनी में हुई थी और उन्होंने क्या किया कि जर्मनी में आपको पता है कि हिटलर के शासन में उस कार्यकाल में इनका जन्म, कार्यकाल में इनका काम धाम चल रहा था और उन्होंने क्या किया, वहां पर युद्ध जैसी स्थिति होने के कारण वहां से छोड़ के वो कहां चले गए? अमेरिका चले गए। तो ये चीज आप जानते रहिए कि ये कहाँ के निवासी थे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये कहाँ के निवासी थे? ये कोर्ट लेविन महोदय। इसका जो है प्रतिपादन किसने? कोर्ट लेविन ने किया। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। अब जर्मनी के बाद इन्हें क्या चला? अमेरिका चले गए थे। ठीक है, ये चीज जानते रहिए। देखिए दो क्वेश्चन मिले आपको। और इन्होंने कब किया था? 1917 में। 1917 में क्या किया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोर्ट लेविन महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1917 में किया था। इनका सिद्धांत पूरी तरीके से मानवीय व्यवहार जो है वो पर्यावरण पर आधारित है। बिल्कुल, इनका पूरा का पूरा जो फोकस है कि मानवीय व्यवहार क्या है, पूरा का पूरा पर्यावरण पे आधारित है। आइए आगे देखते हैं। आगे लिखा है इन्हें सामाजिक मनोविज्ञान, ठीक है, समूह गतिशीलता सिद्धांत व संगठनात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादक कहा जाता है। एक चीज जानते रहिए, देखिए मैंने हमेशा आपको बताया है कि एक ही सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं। मैं कोशिश करता हूं सारे ले आऊं, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि सारे सिद्धांत एक जगह लेके रख दूं। लेकिन मुझे लगता है अभी इसमें और भी सिद्धांत, इनके और भी नाम है, तो वो चीज आप ढूंढे रहिए। क्योंकि जो जैसे टेट है, सुपर टेट के जो एग्जाम है, उस लेवल पे जो है क्या करता है, अधिकतर जो आपके सिद्धांत पूछता है वो बहुत नए पूछ लेता है जिनका चर्चा ही नहीं होता है। होते तो पुराने हैं लेकिन बट वो क्या है कि चर्चा में कम है। जैसे आपके दो नाम हैं, कई बार आपके घर के नाम होते हैं, बाहर के नाम होते हैं, है ना? तो बाहर वाले बाहर का नाम जानते हैं, घर वाले घर का नाम जानते हैं। गांव में आपके कोई चला जाएगा तो आपके नाम से, घरेलू नाम से जानेगा, लेकिन बाहर नहीं जान पाएगा। वैसे ही इनके नाम है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों में यूज होते हैं, वो जो है बहुत चर्चित हो जाते हैं, उसको अब नहीं पूछा जा रहा। तो नए नाम पूछ लिए जा रहे हैं। इसलिए क्या है कि आप उपनाम जरूर याद करिए। शॉर्ट ट्रिक बनाना आपका काम है कि आप इसको किस ढंग से याद करते हैं, बहुत ही इजिली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे दिया गया लेविन, ये चीज जानते रहिए। सामाजिक मनोविज्ञान की अगर बात आएगी तो कोर्ट लेविन का नाम लेंगे। समूह गतिशीलता का नाम आएगा तो किसका सिद्धांत का नाम आएगा? तो किसका लेंगे? कोर्ट लेविन का। संगठनात्मक विकास का तो इनका किनका नाम लेंगे आप? कोर्ट लेविन महोदय का नाम लेंगे। ट्रिक मारेंगे अगर ऑप्शन में आता है तो। फिर आगे लेविन के अनुसार व्यवहार अतीत या भविष्य पर निर्भर नहीं करता बल्कि वर्तमान घटनाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है कि ये कहते हैं कि कोई भी मनुष्य का व्यवहार अतीत मतलब पास्ट पर निर्भर नहीं करता और ना ही फ्यूचर पर निर्भर करता है। देखिए पास्ट तो हम जानते हैं भाई, आपके जीवन में जो बीता हुआ है उससे आप खैर सीख लेते हैं, वो जानते हैं, लेकिन फ्यूचर तो कोई नहीं जानता। आप फ्यूचर में क्या सोच रखे हैं, होता है क्या लाइफ में? कहते हैं अगर किसी का सोचा हुआ 1% हो जाए ना तो वो बहुत खुश नसीब है। अमन, हम फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारा फ्यूचर कैसा है। तो ये कहते हैं कि वर्तमान का जो वातावरण है, देखिए हमारी जो अधिगम होता है ना, वो हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, जिस माहौल में हम रहते हैं, जो हम तत्काल में फेस करते हैं। और एक चीज यानी जो पास्ट है वो कभी ना कभी आपका प्रेजेंट था, सॉरी प्रेजेंट रहा होगा। यानी कि जो अभी जो ये टाइम चल रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं इस समय, ये प्रेजेंट है। और जब आप पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, ये प्रेजेंट है। लेकिन एक समय क्या होगा, जब ये गुजर जाएगा लम्हा, तो ये पास्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो भी सीखते हैं हम क्या करते हैं, वर्तमान में सीखते हैं, ना तो पास्ट से सीखते हैं ना ही फ्यूचर से सीखते हैं। तो ये सारी चीजें कहते हैं कि वर्तमान ही है। इनका कहना है कि वर्तमान है, जो भी चीजें हम मनुष्य सीखता है वो वर्तमान की सिचुएशन से सीखता है। ठीक है,
अब देखिए इनके सूत्र दिए गए, बहुत ही सूत्र याद रख लीजिएगा। B इक्वल टू एफ और P इंटू ई है, ठीक है। देखिए B का मतलब है बिहेवियर, ये बच्चे के बिल्कुल बिहेव पे फोकस करते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है। उसका व्यवहार पहले ये जानना जरूरी है एक शिक्षक को उसमें अधिगम लाने के लिए कि उस बच्चे का व्यवहार कैसा, और सबके लिए जरूरी है। अगर आप किसी विद्यालय में किसी बच्चे को सुधारने के लिए जाते हैं तो बगैर उसके बारे में जाने, बगैर उसके व्यवहार के बारे में जाने कैसे आप उसमें सुधार करेंगे? फिर आप खुद परेशान हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आप नहीं कर पाएंगे, और ये सही तरीका भी नहीं है। सबसे सही तरीका है कि आप किसी के व्यवहार के बारे में जानिए। देखिए जब आप किसी से मित्रता करते हैं, किसी से शादी ब्याह करने जाते हैं, तो तमाम सारे चीजें आप जानना चाहते हैं कि कैसा बिहेव है, कैसा वो काम करता है। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, आपको आगे डिसीजन लेने में क्या करते हैं, सक्षम बनाती हैं कि आप बेहतर अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले पाइए। वैसे ही जब किसी में अधिगम ले आना होता है, किसी को कोई चीज सिखानी होती है, तो जरूरी ये है कि उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उस वातावरण में वो कैसे कार्य करेगा, ठीक है। अब आगे चलता है फंक्शन। फंक्शन मतलब क्रियाकलाप जो बालक का है, जो फंक्शन मतलब कार्य होता है, जो उसने जो कार्य करता है। फिर आगे है पर्सन। पर्सन मतलब खुद वो बालक आ जाता है। फंक्शन जो होता है उसके आसपास की जो कार्य प्रणाली होती है वो होती है, और उसके बाद जो है पर्सन मतलब जो व्यक्ति इसमें शामिल है वो आ जाता है, और उसके बाद एनवायरमेंट आ जाता है। एनवायरमेंट बहुत जरूरी है। देखिए पर्यावरण सब कुछ बदल देता है। कोटलेविन महोदय के अलावा भी और लोगों ने इस पे बहुत फोकस किया है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि बच्चे के विकास पे सबसे ज्यादा फर्क किसका पड़ता है, ऑप्शन में आ गया कि जीन का पड़ता है, या फिर पड़ता है पर्यावरण का पड़ता है, तो आपका सबसे, देखिए पड़ता तो दोनों है, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पर्यावरण होगा, ठीक है। वो पर्यावरण सबसे बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जीन का देखा गया है, जीन होने के बावजूद भी, अच्छे परिवार में बच्चे पैदा होने के बाद भी उनकी गलत संगत, गलत पर्यावरण होने की वजह से वो बिगड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण क्या करता है, किसी के विकास में, किसी के अधिगम में सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करता है। इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह के प्रश्न आए तो आप पर्यावरण को ही जो है क्या करिएगा, ट्रिक मारिएगा, गलती मत करिएगा। हाँ ये हो सकता है अगर कहीं ऑप्शन में ये रहे कि आपको दे दे कि जीन दे दे, फिर उसके बाद दे दे पर्यावरण दे दे, उसके बाद कहीं दोनों दे दे और उसमें नन ऑफ दीज दे दे, तो आप दोनों पे ट्रिक मारिएगा कि दोनों प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अच्छा इसके नाम देख लेते हैं, उपनाम जो मैंने ढूंढ रखे हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये पहले गेस्टाल्ट भी थे, गेस्टाल्टवादियों के साथ भी कार्य किया था, तो इनका संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा। स्थानापन्न का सिद्धांत। वेक्टर थ्योरी, मैं अभी डिटेल में बताऊंगा वेक्टर चीज होती क्या है। वेक्टर थ्योरी को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिगम का सदिश सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद टोपोलॉजी सिद्धांत, तलरूप सिद्धांत, ठीक है, तलरूप सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद फील्ड सिद्धांत भी कहते हैं इसको, फील्ड सिद्धांत। क्षेत्र थ्योरी, क्षेत्र फील्ड हो जाता है, क्षेत्र सिद्धांत। फिर व्यवहार गति का सिद्धांत। तो इसके और भी नाम है, मैं एक काम करिएगा, इसके और भी नाम आप ढूंढिएगा। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्था आपको तब तक नहीं सिलेक्ट करा सकती जब तक आप खुद को सिलेक्ट नहीं समझेंगे और खुद के लिए वर्क नहीं करेंगे। मैं क्या पढ़ाता हूं ये तो ठीक है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से जितनी चीजें जरूरत है आपके टेट के लिए, सुपर टेट के लिए मैं कोशिश करता हूँ चीजें लेके आए, लेकिन आपका ये काम है कि इससे और बेहतर ढूंढना। आप बुक्स खरीदिए, उसमें से देखिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि आप ये जानिए कि आपकी मेहनत ही आपको जिताएगी, किसी और की नहीं। देखिए कोच होता है केवल खिलाड़ी को ट्रेन कर देता है कि आपको कैसे काम करना है, लेकिन वो सारी जो एबिलिटी होती है ना, केवल कोच से नहीं आती, खुद के परिश्रम से आती है, ठीक है ना। तो ये चीज आप मान के चलिए कि आपको हमारे से जो मदद मिलेगी, मुझसे जो हो पाएगा, मैं वो अपना 100% दूंगा। लेकिन ये चीज मानिए कि अगर मैं 100% दे रहा हूं तो कम से कम आपको 80% खुद पर वर्क करना पड़ेगा अलग से, तो कहीं आपको जाके सफलता मिलेगी। और जो कहानी आज टेट सुपर टेट की है, देखिए आपने 69,000 वैकेंसी में तमाम बच्चे इन्वॉल्व हुए और फेल हो गए, कुछ लोगों को सफलता मिल गई। देखिए निराशा होती है जब आप बाहर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं शिथिल बैठ जाना। आप ये मान चलिए लॉकडाउन है, और लॉकडाउन तो खुल चुका है, माहौल ऐसा है जो थोड़ा सा बीमारी से लोग ग्रसित हैं, और महामारी की वजह से चीजें शिथिल पड़ गई हैं, अर्थव्यवस्था गड़बड़ चल रही है, लेकिन आपके एग्जाम में आपको जो है वैकेंसी आएगी 100%। उत्तर प्रदेश में जरूर वैकेंसी आएगी। उसका कारण क्या है, ये बीमारी वगैरह नहीं, ये विरोध वगैरह भी नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि चुनाव आ रहा है।
चाहे जिसकी पार्टी की सरकार हो, ये वो चाहती है एट लास्ट जो है वो कुछ न कुछ चीजें भुना ले जाए कि मैंने इतना रोजगार दिया, वो किया। तो वो ठीक है, उनकी राजनीति है, लेकिन हमारा आपका काम क्या है, अवसर का फायदा उठाना। तो ये अवसर निकलने नहीं पाए, क्योंकि 110% वैकेंसी आएगी, अगर आप ढीले रह गए तो फिर ढीले ही रह जाएंगे, फिर से आप इंतजार करेंगे और किसी फेसबुक पोस्ट पर आप केवल क्या करेंगे, धांधली की बातें करेंगे, जैसे लोग करते हैं, तमाम सारे लोग हैं, मेरी खुद पोस्ट पे आते हैं, कहते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो ये बातें करने, फिर आपके पास बातें ही रह जाएंगी, बातों से तो कोई नहीं हारा है, आपका रिजल्ट अच्छा रहना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखिए, आप फोकस करके पढ़ाई करिए। तो ये सारे सिद्धांत आप याद कर लीजिए, जितने भी सिद्धांत हैं। अब इस आ जाते हैं, देखिए मानव व्यवहार व अधिगम को स्पष्ट करने के लिए कुछ मुख्य चर या पद अवधारणाएं की बात कर लीजिए। जीवन क्षेत्र, देखिए इसे जीवन क्षेत्र को जीवन दायरा भी कहते हैं, जीवन दायरे भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इसमें जो टर्म है ना वो याद रखिएगा, अगर जीवन क्षेत्र या लाइफ स्पेस की बात करता है या जीवन दायरे की बात करता है तो ये किसका है, ये कोर्ट लेविन का है, याद करिएगा, कहीं कहीं पूछ लेता है, जिसे राजस्थान में पूछा था, ठीक है। इसे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यह वह क्षेत्र है जहां व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ता है, ठीक है। जीवन क्षेत्र, देखिए मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या इसका मतलब ये है कि आप जो भी कार्य, जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, वो वैचारिक रूप से आप उसके बारे में सोच समझ कर ही आगे बढ़ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मतलब क्या होता है कि आप उसके हर एक पहलू पर ध्यान रखते हैं, हर एक चीज को क्या करते हैं, तो उसको समझते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या आगे चीजें आएंगी, क्या इसके बारे में जो जानकारियां हैं उसको आप ग्रहण करते हैं, उनके अनुसार ही आप कार्य करते हैं। आपसे जो प्रश्न पूछेगा, सीधे प्रश्न आ जाता है जीवन दायरे, ज्यादातर देखिए ये थोड़ा सा नया टर्म है, लिख लीजिएगा। जीवन क्षेत्र तो आपको समझ में आता है, जीवन दायरे, जीवन दायरे, ये टर्म पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लीजिएगा। आगे है वेक्टर्स, देखिए वेक्टर्स क्या होता है, यह ऐसी शक्ति अथवा क्षमता है जो मानव व्यवहार को प्रभावित करती है, यह सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकती है, ठीक है। आकर्षण विकर्षण, देखिए जैसे आपने पढ़ाई है कि अधिगम भी क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव होता है। सपोज करिए, देखिए मैं समझा रहा हूं, आप बुक लेके बैठते हैं, आप दो तरह की धारणाएं आती हैं आदमी के बारे में। सपोज करिए आपका टेट का एग्जाम आ गया है, अब आप बुक्स लेकर बैठ रहे हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, आपने मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया है, अब आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जब प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस पेपर के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये क्या है, आकर्षण पैदा कर रहा है, मतलब पॉजिटिव में जा रहे हैं आप, और आपकी जो है जो क्यूरियोसिटी है, जानने की जो इच्छा है कोई चीज को, वो बढ़ रही है, और आप क्या है, आप बहुत ही पॉजिटिव ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसका उल्टा क्या है कि आपने साल भर अच्छी पढ़ाई नहीं की, आप ये इंतजार करते रह गए कि फॉर्म आएगा, फिल करेंगे, फिर पढ़ेंगे। प्रॉब्लम ये है कि 5 सब्जेक्ट का सिलेबस का ढेर लग गया आपके सामने। अब आप ये सोच रहे हैं कि यार इतना सिलेबस कैसे खत्म होगा, दिमाग में आपकी बातें चल रही है, ये सिलेबस कैसे खत्म होगा, पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये विकर्षण है, आप उससे दूर भाग रहे हैं, अपने लक्ष्य से क्या कर रहा है, ये दूर कर रहा है। तो यही चीज कह रहा है, ये ऐसी, और ये इंटरनल होती है, ये चीजें एक्सटर्नल नहीं होती हैं, आप खुद सोचते हैं, खुद ये चीजें अपने अंदर से आती हैं, ऐसा नहीं कोई बाहर से बताता है, ये आप खुद समझ जाते हैं। तो यह ऐसी शक्ति अथवा क्षमता है जो मानव व्यवहार को प्रभावित करती है, यह सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकती है, आकर्षण और विकर्षण, ठीक है, समझ गए होंगे। टोपोलॉजी, देखिए इसको टोपोलॉजी जो है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना, देखिए तलरूप सिद्धांत, टोपोलॉजी को ही कहते हैं तलरूप सिद्धांत। ये चीज याद है, कई बार पूछ लेता है टोपोलॉजी टर्म का इस्तेमाल किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो कोर्ट लेविन ने किया था, ठीक है। हालांकि यूपी टेट में यहाँ से शायद क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं कि ये जो अधिगम सिद्धांत क्षेत्र का किसका है, इस तरह के टर्म नहीं आए हैं, लेकिन राजस्थान में इस तरह के टर्म पूछे गए। अब आगे इसमें दिया गया है, व्यक्ति वातावरण में रहकर अंतःक्रियाओं में अंतःक्रिया करते हुए प्रत्यक्षीकरण करता है, प्रत्यक्षीकरण से या सीखता है, ठीक है। अंतःकरण करते हुए, देखिए अंतःक्रिया करते हुए, अंतःक्रिया मतलब क्या है, जब भी वो क्या करता है, वातावरण में इन्वॉल्व होता है। जब भी आप कहीं जगह जाते हैं, कोई जगह जाते हैं आप, तो जब वहां के माहौल में जाते हैं तो वहां सीखते हैं कि यहाँ का रहन सहन कैसा है, यहाँ पे लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है। उसके बाद अपने आप का खुद मूल्यांकन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं कि यार मैं यहाँ पे फिट हूं कि नहीं, या फिर मेरा जो माहौल रहा है रहने का, जहां से मैं आया हूं, वह इस वातावरण में कितना जो है सक्रिय है, कितना सक्रिय है, या फिर मुझे क्या सुधार करने की जरूरत है। और वो क्या करता है, प्रत्यक्षीकरण करते हुए, यानी कि वहां पर वो चीजें इन्वॉल्व करते अपने आप को, क्या करता है, सीखता है, डायरेक्ट वे में सीखता है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये टोपोलॉजी, ये तलरूप जो है सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो इतनी चीज बताइए। और एक चीज देखिए, डायग्राम देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है,
बाउंड्स ऑफ लाइफ स्पेस क्या होता है? बाउंड्स ऑफ लाइफ स्पेस इसमें क्या होता है, देखिए मैंने बताया ना यहाँ पे लाइफ स्पेस के बारे में बताया है। तो लाइफ स्पेस में क्या है, देखिए बाउंड्स ऑफ लाइफ स्पेस मतलब ये जीवन दायरा जो बना हुआ है, इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक ढंग से क्या करता है, व्यक्ति आगे बढ़ता है। वेक्टर्स मैंने बता दिया यहाँ पर, ऐसी शक्ति जो क्या करती है व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए क्या करती है, प्रेरित भी करती, रोकती है। देखिए वेक्टर्स क्या है, दो जगह वेक्टर्स लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है ड्राइविंग फोर्स, ठीक है ना, मतलब अंदर से क्या कर रहा है, वो प्रेरित कर रहा है आपको आगे जाने के लिए। अब ये क्या है, ये देखिए ये पर्सन है, पीछे मतलब व्यक्ति हो गया, व्यक्ति हो गया, पर्सन हो गया। अब ये क्या बैरियर है, ये क्या है, पीछे बैरियर है। तो बैरियर क्या है, रिस्ट्रेनिंग फोर्स, मतलब ऐसी फोर्स जो आपको पीछे ढकेल रही है, यानी कि लक्ष्य की तरफ, गोल की तरफ जाने से रोक रही है। और एक फोर्स क्या है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, ठीक है। और ये क्या है, इन्वायरमेंटल, ये दिया साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल, यानी कि मनोवैज्ञानिक वातावरण जो है उसमें कैसे व्यक्ति सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है। अब इतनी चीजें मैंने बता दी आपको, बहुत ही शॉर्ट में बताया, जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें अंदर जाना मुझे नहीं लगता आवश्यक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। अगर बहुत ज्यादा इसको पढ़ना है तो आप और भी किताबों का सहारा ले सकते हैं, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन इसको पूरा डिटेल में बहुत पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपके लिए आवश्यकता है, विशेष करके टेट और सुपर टेट के लिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।